उत्तराखंड के मासी क्षेत्र कनोड़िया से हमारे बीच हमारे मित्र गिरधर बिष्ट हैं और हम गिरधर बिष्ट से आज मुलाकात करेंगे और जानेंगे आने वाले चुनाव में ये प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं और इनके बारे में, और ये क्यों इनके मन में ये ख्याल आया और क्या इनके विचार हैं। तो सबसे पहले गिरधर बिष्ट, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके मन में ख्याल कैसे आया कि आप एक चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हमें इसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। पहले मैं सभी अपने उत्तराखंड वासियों को, अपने क्षेत्र की जनता का, मुझे इस बार एक अवसर मिल रहा है अपने बीच, अपने गांव को विकास के लिए सबके सामने आने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मित्र गिरीश बिष्ट का। मुझे अभी 1-2 दिन का अपने प्रवास में दिल्ली आया हुआ हूं, जहां पर मैं सभी अपने क्षेत्रीय जनता से उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके पंचायत चुनाव के बारे में उन्हें अवगत कराने भी आया हूं। साथ ही साथ मेरा चुनाव में आने का ये मकसद था कि युवा पीढ़ी को बहुत ज़रूरत है उत्तराखंड जैसे राज्य में पलायन और विकास जैसे मुद्दों को, जिस तरह से बहुत पीछे जा रहा है उत्तराखंड, जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड बना था उससे आज बहुत पीछे जा चुका है आज उत्तराखंड। तो हम जैसे युवाओं को, और बहुत सारे ऐसे हमारे साथी युवा हैं जो अभी काम करते हैं, राजनीति में अपना पदार्पण करना चाहते हैं इस पंचायत चुनाव से। तो मेरा भी ये था कि मैं भी कुछ थोड़ा सा, मुझे भी अगर इसका अवसर मिले तो मैं भी अपने गाँव के, अपने क्षेत्रवासियों के विकास के लिए, उनके जो भी उनको चाहिए, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो भी उनका वह है, मैं अपना पूर्ण समर्पण भाव से और पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करने के लिए इस पंचायत चुनाव में आपके सभी अपने क्षेत्रवासी, सभी अपने ग्रामवासियों के सामने इस पंचायत चुनाव में आ रहा हूँ। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्योंकि आज तक आपने देखा ही होगा राजनीति को एक इस तरह से देखा जाता है कि एक दोगलापन, एक छल कपट, और इस तरह से आज तक जिस किसी ने देखा है उसी भाव में देखा है। लेकिन जब आप चुनाव में आते हैं, क्या आप इस चुनाव में ना आकर किसी और क्षेत्र से अगर युवा को जोड़ना चाहते हैं या अपने क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, क्या वह संभव नहीं हो सकता था? हाँ, बिल्कुल, आपका कहना सही है कि आज राजनीति को एक नेगेटिव, एक नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। छल कपट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसके सामने हैं। मेरा बस एक जो राजनीति को एक सकारात्मक, जिस तरीके से आज युवा राजनीति की ओर आ रहा है, जब से नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में आई, राजनीति की ओर देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपने इसको प्रोफेशनल कैरियर की तरह से इस राजनीति में आने लगे हैं। मेरा भी एक उद्देश्य, एक मकसद था जिससे मैं प्रेरित हुआ हूँ। आपके क्या नाम कहते हैं, अनिल बोलूनी जी, जो बहुत प्रयासरत हैं हमारे पहाड़ के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए। उनसे मैं बहुत प्रेरित हुआ कि किस तरीके से हमको अपने पहाड़ के लिए आना है, किस तरह अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, उनके विकास के लिए, उनके सहयोग के लिए मुझे आगे आना है। तो उन्हीं से प्रेरणा मिली। साथ साथ मुझे एक, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो हमारी चौखुटिया, हमारा जो जिला आता है उत्तराखंड में अल्मोड़ा, उसके चौखुटिया ब्लॉक के अंतर्गत एक गाँव है ऊँचाबाहन, ग्राम सभा ऊँचाबाहन। उन यहाँ से अभी निवर्तमान जो अभी प्रधान थे हमारे श्री शंकर सिंह बिष्ट जी, उनसे मुझे इससे सबसे बड़ी जो प्रेरणा मिली, गांव मेन बेस जो है, गांव में किस तरीके से विकास हो, ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से विकास हो, सबसे मेन मैं अगर उसका अपना वो मानता हूँ, जो मुझे ख्याल आया और जो मेरा वो बना, वो अभी जो प्रधान है शंकर सिंह बिष्ट जी, उन्हीं से मुझे ये प्रेरणा मिली। साथ साथ मैंने उनका देखा वो एक किस तरीके से एक दिल्ली में, पहले दिल्ली में रहे, यहाँ पर नौकरी करी, यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाया, सब कुछ करा, सब यहाँ से निकल कर बस उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर एक विकास की एक नई गाथा लिखी, एक नया पहचान दिलाई ऊँचाबाहन। किस तरीके से ऊँचाबाहन आज तक हम देखें 5 साल पहले कहाँ पर था ऊँचाबाहन, और आज देखें तो आज की दृष्टि में कहाँ पर है। बहुत अच्छा उन्होंने बहुत विकास किया है, बहुत अच्छा, बहुत मतलब कह सकते हैं कि चौमुखी जिसे विकास कहते हैं, वो आप ऊँचाबाहन के अंदर आज के दिन पर आज जिसको देख सकते हैं। मुझे सबसे बड़ा जो अभी मिला वो शंकर बिष्ट जी के उससे ही मिला। तो मेरे अंदर भी ख्याल आया क्यों ना उनकी तरह मैं भी अपने गाँव में आके इस चुनाव में अगर मौका मिलता है, मुझे अवसर दिया जाता, तो मैं भी उनकी तरह अपने गाँव को भी एक विकास के उस पर ला सकूँ। तो आप जैसी बात कर रहे हैं शंकर सिंह बिष्ट ऊँचाबाहन की, उन्होंने विकास करा और पहले कहा था, ये बात तो बहुत लोगों ने बोली है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता सरकार ने या सरकार के नियम ने जो 3 बच्चे और 10वीं पास अनिवार्य है उसको प्रायोरिटी देते हुए, हाँ हम इस बात को मानते हैं कि वह बहुत अच्छा है कि उसको बहुत अच्छे, मतलब कि अच्छे नीति से उसको लागू किया गया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि जो व्यक्ति प्रयत्नशील है, कर्मठ है और कार्यरत है उस जगह पर और उसने विकास कर रखा है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उसे एक मौका देना चाहिए? आपने नीति तो ठीक है बनाई, लोगों के लिए भेदभाव है जो विकास करते हैं, जैसे कि आपने बताया कि शंकर सिंह बिष्ट, अब उनका आप देखें कि उन्होंने विकास भी करा और एक जो
पहाड़ में एक जंगल में गांव था, वहाँ रोड नहीं थी, रोड का उन्होंने पहले सबसे पहले कनेक्टिविटी कराई और वहाँ पे लोगों का जो घर थे वो उन्होंने बनवाए। बहुत कुछ उन्होंने करा जो आज पूरा क्षेत्र कहता है, पूरा कई जिले तक ये बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए नेगेटिविटी नहीं है कि 2 बच्चे और 10वीं पास अनिवार्य कर दिया। क्या इन लोगों को मौका आगे नहीं देना चाहिए था? इससे क्या होता है कि आप पीछे जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो एक तरीके से ये अपने आप को मतलब ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम करा, उनका कोई ऐसा उसमें स्वार्थ नहीं था कि वो केवल पैसों के लिए। क्योंकि जैसा कि ऐसे ही कई व्यक्ति होंगे उत्तराखंड में, जैसे कि आपने अभी थोड़े टाइम पहले ही ये देखा होगा कि कर्नल कोठियाल जी को टिकट नहीं दिया गया था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं नीति थी, राजनीति थी या जो जनभावना थी उसके प्रति काम नहीं हुआ। तो इसमें आप सरकार के प्रति क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपका जो प्रश्न पूछा है बहुत ही गंभीर प्रश्न है हमारे पहाड़ के लिए कि हमारे पंचायत चुनाव में इस बार उत्तराखंड सरकार द्वारा एक नीति एक बनाई गई जिसमें दो बच्चे और शैक्षिक अर्हता इसको, जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान और आपका क्षेत्र पंचायत के लिए 10वीं और आपका जिला पंचायत के लिए 12वीं की अर्हता रखी गई, शैक्षिक अर्हता जो ये रखी गई। इसमें मेन कारण ये रहा कि किस तरीके से हम इसको थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की व्यवस्था की गई थी। जिम्मेदारी जो आपका एक पूर्ण समर्पण भाव से गांव क्षेत्र की विकास के लिए लगे हुए थे, उनके लिए बहुत एक ठगा हुआ महसूस है, उनके साथ ऐसा छल तरीके का एक हुआ। ये भी हमको बहुत थोड़ा सा अटपटा और बहुत थोड़ा सा एक दुख पहुंचाने वाली बात रही हमारे लिए। कहीं ना कहीं हम इसमें अपने अभी जो हमारी अभी काम करते हैं अपनी रूलिंग पार्टी हमारी काम करता है भारतीय जनता पार्टी, और साथ में जो सरकार अभी काम कर रही है, हम उनसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि वो अपने एक इसको संशोधन करके एक बिल इसको इम्प्रूव करें, इस बिल में संशोधन लाएं और इसमें जो 2 बच्चे वाला मामला है उसको थोड़ा सा और अच्छा तरीके से इसको पेश करें। साथ ही साथ इसमें मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से हमारा उत्तराखंड में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें बहुत सारी खामियां देखी गई हैं। आरक्षण का मामला था और आपका 2 बच्चे वाला शैक्षिक अर्हताएँ थी 10वीं और 12वीं पास, किस तरीके से इनको मैं कहना चाहता हूँ एक बार से दोबारा से इसमें एक बार इसको थोड़ा सा इसमें संशोधन इसको पढ़ा जाए, थोड़ा सा इसमें गहन मंथन करके इसमें थोड़ा सा इसको पुनर्विचार करके इसको संशोधन करके ठीक करा जाए। कह रहे हैं कि इसमें मंथन जरूर होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नीति अच्छी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं अगर उस ग्राम के व्यक्ति इस चीज़ से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये बंदा काम कर सकता है, इसे हम चुन के लाए हैं। जबकि कई बार होता है कि आप देखते हैं कि आप ऐसे बंदे को अपना प्रत्याशी बनाते हैं जिसके लिए वोट भी नहीं देने पड़ते हैं, आप उसे निर्विरोध अपना प्रत्याशी बना के उसे पद उसको दायित्व के लिए उसे देते हैं और वो बंदा काम भी करता है। फिर होता है क्या है कि चुनावी जैसे अभी हुआ है, वहाँ के जो लोग हैं उच्चामान के वो ये चाहते हैं कि अभी भी वही बने, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के द्वारा वो नहीं बन सकते। तो ऐसा कोई संशोधन होना चाहिए कि अगर वहाँ के व्यक्ति, वहाँ उस ग्रामवासी, उस क्षेत्र के निवासी ये चाहते हैं कि यही बने, तो उसके लिए क्या शिक्षा देखना ज़रूरी है, क्या 3 बच्चों वाला देखना ज़रूरी है? हाँ, थोड़ा सा एक अगर इसमें मैंने वही बात कही, अगर इसमें उत्तराखंड पंचायती राज जो कानून है अगर उसमें थोड़ा सा संशोधन करके उसमें एक अमेंडमेंट लाया जाए जिसमें ये कहा गया जाए कि मतलब एक कहीं ना कहीं वही मैं कहना चाहता हूँ कि जिसमें थोड़ा सा संशोधन करके एक बात ये रख दी जाए कि जो इतना क्षेत्र के और जो जनता चाहती है, मतलब उसमें ये है कि मतलब वो अगर निर्विरोध करना चाहती है कि हमें चुनाव के माध्यम से हमें अपने अपना प्रतिनिधि नहीं चुनना है, हम अपने खुद निर्विरोध करके अपने प्रतिनिधि को हम अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए हम देना चाहते हैं, उसको अवसर देना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक अमेंडमेंट लाना चाहिए, उसमें ये जरूरी भी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मठशील और ऐसे बहुत सारे हमारे क्षेत्रीय वहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे ऐसे भी बात ये भी उठ रही थी कि ये केवल क्षेत्रीय पंचायत के लिए है, ये पंचायती राज्य के लिए ही क्यों इसको लागू कर दिया गया, क्यों इसमें लोकसभा, राज्यसभा और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इनके लिए लागू नहीं किया गया? इससे आदमी क्या है, जो वहाँ के क्षेत्र की जनता है वो सबसे ज़्यादा ठगावा महसूस करती है, क्योंकि जो बड़े पद होते हैं उसमें कोई नियम नहीं है का जो है निर्विरोध चुनने का, उसमें एक मौका अच्छा सा मिल सकता है, क्षेत्र की जनता की आवाज़ को सुना जाए। हमारी जो अभी उत्तराखंड में अभी सरकार अभी जो चला रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी, मुझे पूर्ण विश्वास है कहीं ना कहीं उसमें संशोधन करके इस तरीके से युवाओं को इस तरीके से कर्मठशील और इतने जिम्मेदारी और पूर्ण समर्पण भाव से जो लोग लगे रहे उनको जरूर इनके बारे में सोच के कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कानून और इस तरीके से कुछ संशोधन करके कुछ ऐसा नीति कानून जरूर लाएगी। मुझे तब पूर्ण विश्वास अपनी सरकार पर, अपनी पार्टी पर। जैसे कि आप बता रहे कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और
इसी पे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप परसों सीटें अगर डिक्लेयर हुई तो उसमें सारी सीटें लेडीज़ हैं और अनुसूचित जाति से ही हैं ज़्यादातर। तो उसमें आप पहले तो ये बोल दिया गया था कि युवा को मौका मिलेगा और वो उत्तराखंड में पलायन पे रोक लगेगी, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ और सीटें खुल के आईं तो उसमें तो कहीं भी ये नहीं देखा गया कि युवा को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि युवा जो है पुरुष जो युवा है उसको तो कहीं भी उसके लिए कोई सीटें ही नहीं है, बहुत ना के बराबर। या 80-20 तो 80% तो महिला है, 20% पुरुष होगा। तो उसमें आपसे जानना चाहते हैं इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार की नीति साफ है। तो अभी जो सीटें आई हैं, कई लोगों से हमने सुना कि पहले तो ये बोल दिया गया था कि युवा पलायन से रुकेगा, लेकिन जब सीटें निकल के आए तो उसमें युवा के लिए तो कुछ है ही नहीं। आपका कहना तो ठीक है, पर मैं इसमें एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने भी कहीं ना कहीं इसमें विधि आयोग विधि मंत्रालय विधि उससे मैंने सूचना मांगी थी, जिससे मुझे सूचना मिल भी गई है। जो रिजर्वेशन आपका आरक्षण है वो आरक्षण केवल 50% पे रहेगा, 50% से ऊपर नहीं जाएगा। बट अगर हम आपकी आज की स्थिति पर देखते हैं उत्तराखंड के अंदर, तो 50% जो 50% तो महिलाओं को गया है, 13% आपका SC ST OBC को गया है और 33 बचा हुआ 33% जनरल को गया है। अगर हम कृष्णमूर्ति की न्यायमूर्ति कृष्णमूर्ति की अगर हम वो देखें तो वो आपका बोला गया है कि 50% से ऊपर जो सीटों का निर्धारण होगा 50% से ऊपर आरक्षण नहीं जाएगा। तो हम देखें तो आज की स्थिति में 67% आरक्षण गया है। अभी जो आज सीटों का निर्धारण हुआ है 67% पर गया है। तो हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका गहन मंथन किया, महिलाओं को बहुत सारा मौका मिला है, अच्छी बात है। बहुत सारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें बहुत अच्छा एक आया था। पर 50% आपने अगर महिलाओं को दे दिया है तो महिलाओं को 50% दे दिया, पर उन महिलाओं को इधर जनरल और जो बची हुई सीटें थी 50%, उसमें क्यों उनको मौका दिया गया? कहीं ना कहीं मुझे भी आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप सरकार की हर नीति से सहमत नहीं है, क्योंकि जब बात ये बोली गई थी कि 2 बच्चे और 10वीं पास, तो उसमें कहीं ना कहीं युवा उत्साहित था कि उत्तराखंड में अब थोड़ा पलायन रुकेगा और युवा वहाँ पे रुकेगा, चुनाव लड़ेगा और अपने क्षेत्र की जनता का अच्छे से वहाँ पे जो समस्या है उनका समाधान करेगा। लेकिन बाद में उल्टा हुआ, और हुआ ये कि सीटें ज़्यादा लेडीज निकाल दी गई और आरक्षण निकाल दी गई। उससे हुआ कि जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं आज भी ऐसे युवा हैं जो 2-2, 3-3 साल से स्ट्रगल कर रहे थे अपने क्षेत्र की जनता का प्रत्याशी बनने के लिए, लेकिन आज वो कहीं भी वो ज़मीनी स्तर से ही बिल्कुल गायब है, क्योंकि उनके लिए कोई सीट ही नहीं है उसमें, है ना। तो वह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। एक बहुत अच्छा मौका था युवाओं के लिए आगे आने का, जिसे बहुत सारे पलायन पर बहुत सारे आपके आयोग बनते हैं, बहुत सारे नियम बनते हैं, बहुत सारे इसमें क्या कहते हैं एजेंसियां बनती हैं बहुत कि किस तरीके से पलायन को रोका जा सकता है। बहुत सारे एक गंभीर मुद्दा है आज उत्तराखंड के लिए। पर इस तरीके से अगर ये सरकार इस तरीके से सोचती है तो बहुत मुश्किल है उनके लिए इस पर काम करना, बहुत मुश्किल है उनको इस पर सुधार करने का, पलायन को किस तरीके से रोका जा सकता है। बहुत अच्छा मौका था युवाओं के लिए आगे आने का, बहुत अच्छा उत्तराखंड को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते थे, युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका था। परंतु मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से एक गला घोटने का काम करा युवाओं के लिए, तो बहुत गलत तरीके से मैं इस फैसले का सरकार का समर्थन नहीं करता। आप जैसे कि आपने बोला कि आप सरकार का समर्थन नहीं करते हैं, इसी बात पे मुझे एक बात याद आ गई। अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे सांसद जी अजय भट्ट जी ने बयान दिया था कि जो बंगाली हमारे उत्तराखंड में रह रहे हैं उनको सेकंड दर्जा मतलब शेड्यूल कास्ट में उनको आरक्षण दिया जाए। तो इस बात से आप कितना सहमत हैं? हाँ, थोड़ा सा अटपटा और थोड़ा सा एक अगर कहें तो अगर बात पचने वाली बात नहीं है, वो बहुत मतलब अटपटा सा फैसला था। अगर वो भट्ट जी को अगर इतना ही मैं उनकी बातों का उसका बहुत हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे अभी सांसद चुन के गए हैं नैनीताल से, मैं उनका वो नहीं करना चाहता। बट ये है कि थोड़ा सा ये है कि अगर सोचते तो थोड़ा सा हमारे पहाड़ के युवाओं के लिए, पहाड़ के लोगों के लिए उनको आरक्षण देने की बात करते हैं। आरक्षण उनको मिलता तो पहाड़ में पलायन रुकता। जहाँ आरक्षण खत्म होने की बात हो रही है वो आरक्षण को नहीं, वहाँ पर उनको आरक्षण देने का मतलब यह है कि अगर बंगाली अगर वहाँ से चला भी जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं था। हाँ, बात उनके बाद में जब उस पर स्पष्टीकरण आया था कि वो 25-30 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, उस बंगाली लोग वहाँ पर रह रहे हैं, अच्छी बात कही उन्होंने। पर यह है कि हमारे कुछ पहाड़ के लिए भी तो सोचें, उनको पहाड़ के लिए अभी एक 10% आरक्षण दिया गया है, वो बहुत नामुमकिन उसके स्तर पर चल रहा है। जो पहाड़ के लिए जो 10% आरक्षण दिया गया है युवाओं के लिए, और बहुत निचले स्तर पर दिया गया। पर मैं इसका वो नहीं करना चाहता, तो थोड़ा सा और इम्प्रूव करें, उसको सुधार करें, और जिससे हमारे पलायन और युवाओं के लिए काम करने का अवसर मिले और थोड़ा सा पलायन रुके, उसमें काम किया जा सकता है। बहुत अच्छा हमारी सरकार से एक मौका।